हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बोर्ड ने एटॉम को लेके काफी रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिया। ठीक है ना, 3 पोस्टुलेट दिया। सो पोस्टुलेट नंबर 1, ठीक है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। सो बोर्ड ने रिसर्च करके पाया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कोई भी ऑर्बिट में घूम सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी भी रेडियस वाला ऑर्बिट में घूम सकता है, कोई भी ऑर्बिट में घूम सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, देयर आर सम ऑर्बिट्स जिसको हम लोग कहते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडियस वाला ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। समझ में आ रहा है? देयर आर सम स्टेबल ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम सकता है। ठीक है, और जब स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तब वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक है, हर एक स्टेबल ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी है। हर एक स्टेबल ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जब स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है घूमते वक्त। क्लियर? और इन स्टेबल ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है। इन स्टेबल ऑर्बिट्स को, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, इन स्टेबल ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। सो पोस्टुलेट 1 इज कवर्ड। नेक्स्ट, पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2, इन पोस्टुलेट 2 नील बोर ने, उनका नाम नील बोर है, नील बोर ने स्टेबल ऑर्बिट्स को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस जिस ऑर्बिट में रह सकता है उन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टेबल ऑर्बिट। तो इन पोस्टुलेट 2 उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, मतलब कौन सा ऑर्बिट का बात कर रहा है? स्टेबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, न्यूक्लियस के चारों ओर उसी ऑर्बिट में घूम सकता है। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हर एक स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, n जो है वो 1 से शुरू होता है। ठीक है, n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है, या आप उसको सिंपली ऑर्बिट नंबर भी बोल सकते हो। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n is 1, फॉर सेकेंड ऑर्बिट n is 2, फॉर थर्ड ऑर्बिट n is 3, लाइक दैट। समझ में आया स्टूडेंट्स? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और mvr, ये क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट का बात हो रहा है। और r क्या है? उस ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन which must be equals to nh/2π. What is h students? H is Planck's constant. Clear? Now students, postulate number 3 देखते हैं, which is the last postulate. So students, postulate number 3 में नील बोर ने, जो हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ा, ठीक है ना, इन द चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर,
इसमें जो हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ा, उसको उन्होंने यूज किया। ठीक है, तो पोस्टुलेट 3 में टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट्स, आराम से समझ में आएगा। पोस्टुलेट 3 में उन्होंने बोला कि थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, दिस इज न्यूक्लियस, ये मान लेते एक स्टेबल ऑर्बिट और ये एक स्टेबल ऑर्बिट। तो हर एक स्टेबल ऑर्बिट का तो एक फिक्स्ड एनर्जी होता है, तो इसमें एनर्जी है मान लेते E1, ठीक है, और इसमें एनर्जी है E2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बोला इन पोस्टुलेट नंबर 3 कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट से लोअर एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो सकता है। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट से, सॉरी हायर एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट से लोअर एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट में जंप मार सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर इसमें से इसमें जंप मारता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ऑर्बिट में जब घूमता है स्टूडेंट्स, स्टेबल ऑर्बिट में जब घूमता है तब वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इसलिए स्टेबल ऑर्बिट्स को नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब घूमेगा तब कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट से किसी लोअर एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट में आता है, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन का एनर्जी तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है h न्यू। ठीक है, और ये h न्यू जो होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा, इन दोनों स्टेट का एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। आई रिपीट, जो फोटोन रिलीज किया उसका जो एनर्जी है, ठीक है, जो फोटोन रिलीज किया उसका जो एनर्जी है, उस फोटोन का एनर्जी इन दोनों स्टेबल ऑर्बिट का एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, या आप हाइड्रोजन लाइक एटम भी बोल सकते हो। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, या आप हाइड्रोजन लाइक एटम भी बोल सकते हो। तो हाइड्रोजन एटम तो ठीक है, पता है हम लोग को क्या है। व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक एटम? ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो हाइड्रोजन के पास कंसंट्रेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो एटॉमिक नंबर 1 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना? सो एटॉमिक नंबर इज 1 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो सब एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट? जैसे कि हीलियम, ठीक है, इसके पास कितना, इसका प्रोटॉन नंबर कितना या एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। समझ में आ रहा है? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो इसमें प्रोटॉन कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया, देन इट इज नॉट हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा हीलियम प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया, तभी उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा। नाउ इट इज हाइड्रोजन लाइक एटम। सिमिलरली लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। तो लिथियम के पास कितना प्रोटॉन है? 3। कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तब तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है। हाइड्रोजन लाइक एटम तब बोलते हैं जब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 2+। ठीक है, सो लिथियम 2+, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तभी उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। नाउ इट इज हाइड्रोजन लाइक एटम। नाउ इट इज हाइड्रोजन लाइक एटम। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो बोर ने जो थ्योरी दिया वो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही थ्योरी दिया। ठीक है, मतलब जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, जिस एटम में
एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट। तो ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेट दिस बी द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं m है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड है इस ऑर्बिट में v, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। और इस ऑर्बिट का रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। सो दिस इज एन हाइड्रोजन लाइक एटम। आप देख ही सकते हो एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है ना। अभी न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? अगर एटॉमिक नंबर z है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? z। एटॉमिक नंबर अगर इस एटम का है z, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? z। हर एक प्रोटॉन का चार्ज e, तो z प्रोटॉन्स का चार्ज z। समझ में आया होगा? आया ना स्टूडेंट्स? आया। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? z। जैसे आप बोलोगे हाइड्रोजन एटम, तो z के जगह पे आप 1 बिठा दोगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, तो इस स्पीड का एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग और परमिटेड ऑर्बिट्स का रेडियस भी निकालेंगे। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, राइट। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। चार्ज के बीच में क्या फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इस ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और यही फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा आप लोगों को ऑब्वियसली, कि कोई भी चीज अगर सर्कल में घूमना चाहता है, कोई भी चीज अगर सर्कल में घूमना चाहता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। किस ओर होता है वो फोर्स? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमना चाहता है, तो उस पे एक नेट फोर्स लगना पड़ता है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और उस फोर्स का रिक्वायरमेंट, दिस इज अ रिक्वायरमेंट, सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इट इज अ रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट अलग अलग केस में अलग अलग फोर्स फुलफिल करता है। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है, सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, आराम समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जिसको इस सर्कल में घूमना है, इस सर्कल में घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कल में घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कितना? mv²/r। m क्या है? जो पार्टिकल घूम रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास, जिस स्पीड से घूम रहा है उस स्पीड, ठीक है। और r क्या है? r है जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस। तो यहां पे आप बोल सकते हो दिस इज अ परमिटेड ऑर्बिट्स। परमिटेड ऑर्बिट्स मतलब स्टेबल ऑर्बिट, समझ में आया होगा। स्टेबल ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट, सर्कल में घूमने का रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये फोर्स लगना पड़ेगा, इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना पड़ेगा, इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना पड़ेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? दिस इज अ रिक्वायरमेंट, सर्कल में घूमने का रिक्वायरमेंट, समझ में आया होगा, ठीक है। इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स सेंटर की ओर लगना पड़ेगा, और ये रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted on this electron by the nucleus. न्यूक्लियस के वजह से इलेक्ट्रॉन जो इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यही फोर्स ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? थोड़ा मन लगा के सुनना है, आराम समझ में आ जाएगा। तो के यानी कि 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया जेडी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई। फोर्स लिख रहा हूं ना स्टूडेंट्स, तो सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड बिठाऊंगा बाय डिस्टेंस
डिस्टेंस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया होगा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted on electron by nucleus. This force is providing the required centripetal force. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? एक r कैंसिल, so implies mv square equals to k z square by r. एक r कैंसिल। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये थोड़ी देर बाद काम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान देते रहना है। इम्प्लाइज r इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। ठीक है ना? लेट दिस बी इक्वेशन 2। ठीक है? सो नेक्स्ट ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। According to Bohr, हम लोग को पता है स्टूडेंट्स, angular momentum of electron in permitted orbits or in stable orbits क्या होता है स्टूडेंट्स? nh by 2s pi. What is n? It is basically orbit number. For first orbit n is 1, for second orbit n is 2, like that. ठीक है ना स्टूडेंट्स? implies angular momentum क्या था स्टूडेंट्स? mvr। ठीक है ना? It is equals to nh by 2s pi। ठीक है? नेक्स्ट यहां से r को अलग करेंगे, r becomes equals to nh by 2s pi mv. Now let this be equation number 3. ठीक है? So equation 2 में भी r equals to this, equation 3 में भी r equals to this. तो equation 2 और equation 3 का लेफ्ट हैंड साइड तो r ही है। ठीक है ना? So ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। From equation 2 and 3, from equation 2 and 3 ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। nh by 2 pi mv equals to k z square by mv square. m cancel, एक v cancel, so implies v equals to ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये v इधर आ गया। समझ में आ रहा? एक v कैंसिल, ये v इधर आ गया। नेक्स्ट 2 पाई को सोल लेके आ जाते हैं। सो 2 पाई के जेड स्क्वायर, 2 पाई के जेड स्क्वायर बाय एनएच। ठीक है ना? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर speed of electron in stable orbits, or you can say in permitted orbits. ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। आप बोलेंगे जैसे हाइड्रोजन एटम बोलेंगे Z के जगह पे 1 बिठा दूंगा। आप बोलेंगे पहला ऑर्बिट तो N के जगह पे 1 बिठा दूंगा। ठीक है ना? व्हाट इज H? H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पता है हम लोग को इसका वैल्यू। K क्या है? K तो यहां से आया, इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी वैल्यू पता है। E क्या है? E का वैल्यू तो पता है हम लोग को, इट्स 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है ना स्टूडेंट्स? समझ में आया? नेक्स्ट इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है? अभी हम लोग परमिटेड ऑर्बिट्स का रेडियस का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है? सो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है? v का जो भी निकला इस पे v, यहाँ पे जो सॉरी इक्वेशन 3 सॉरी, यहाँ पे v का जो भी एक्सप्रेशन निकला वो हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे v के जगह पे। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना है। सो r इक्वल्स टू NH
बाय 2s पाई m। v के जगह पे v बिठाना है ना, सो 2 पाई के z स्क्वायर बाई nh। ठीक है, तो v के जगह पे हम लोगों ने v बिठाया। ठीक है, अब इसको ठीक ठाक करके लिखना है और कुछ नहीं। सो r का एक्सप्रेशन क्या आया, ध्यान देना स्टूडेंट्स, nh तो nh हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर, राइट। सो n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना। 2 पाई तो हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 और पाई हो गया पाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट m के z स्क्वायर, m के z स्क्वायर, ये हो गया हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम का परमिटेड ऑर्बिट्स का रेडियस या स्टेबल ऑर्बिट्स का रेडियस। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। आप अभी हाइड्रोजन एटम बोलेंगे तो Z के जगह पे 1, आप बोलेंगे हीलियम प्लस तो Z के जगह पे 2, आप बोलेंगे लिथियम 2 प्लस तो Z के जगह पे 3। ठीक है ना, पहला ऑर्बिट तो n इक्वल्स टू 1 और बाकी तो सब कुछ पता है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। देन m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है हम लोग को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है ना, k तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इक्वेशन 1 को हम लोग थोड़ा अलग करके रखते हैं। आप लोग तभी सब लिख लोगे बोर्ड से, इक्वेशन 1 को अलग करके रखते हैं, थोड़ा बाद में काम आएगा, थोड़ी देर बाद काम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग सब लिख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये है रेडियस का एक्सप्रेशन और ये है स्पीड का एक्सप्रेशन, तो इसको मैंने अलग से लिखा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप रेडियस के एक्सप्रेशन को ध्यान दोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, h 4 पाई m k z e ये सब तो कांस्टेंट है, यस और नो। सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर रेडियस का रेशियो देखेंगे, ठीक है, पहला ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, फोर्थ ऑर्बिट का, ऐसे अगर रेडियस का रेशियो देखेंगे तो बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है, तो वो कैसा आएगा स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, देन 4 स्क्वायर 16, लाइक दैट। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। ये है परमिटेड ऑर्बिट्स का या स्टेबल ऑर्बिट्स का रेडियस का रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। बाकी तो कांस्टेंट्स है, ठीक है ना। सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, लाइक दैट। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इनर मोस्ट हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस को कहा जाता है बोर्स रेडियस, ठीक है ना, बोर्स रेडियस। ध्यान देना स्टूडेंट्स, बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट। सो हाइड्रोजन एटम बोला तो z इक्वल्स टू 1 और इनर मोस्ट ऑर्बिट बोला तो n इक्वल्स टू 1, ठीक है। वही बिठाते हैं, उसको हम लोग r नॉट से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो n के जगह पे 1, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 multiplied by 10 to the power minus 34, 4 is 4, pi is 22/7, ठीक है। m is mass of electron, k is 1/4 pi epsilon naught which is 9 multiplied by 10 to the power 9, z तो 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम का बात हो रहा है, E क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको आप ठीक ठाक करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो R नॉट आएगा
5.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 11। सब तो एसआई में बिठाया तो ये भी एसआई में आएगा मीटर, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली 5.3 तो इसको अगर 0.53 लिखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो दिस इज बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस मतलब हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस। हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस को कहते हैं बोर्स रेडियस। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान देना है। तो v का एक्सप्रेशन था वहां पे दिख रहा है 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई NH। 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई NH, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर हाइड्रोजन एटम मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। फॉर हाइड्रोजन एटम लिख ही लिया मैंने, Z इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो V इक्वल्स टू 2 पाई के ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर बाई CH। अब बोलोगे C कहां से आया? स्टूडेंट्स C हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। C हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और C बाय N को अलग से लिखा थे, C बाई N, ये है C, H है H, ठीक है। और इस N को मैंने साइड में लिखा, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। और थोड़ा आप अगर ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, 2 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, e इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कांस्टेंट, c कांस्टेंट, h कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सब कांस्टेंट। यस और नो स्टूडेंट्स? यस, यस। तो इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग अल्फा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अल्फा अगर आप हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन बिठाओगे तो देखोगे कि इसका कोई डायमेंशन निकल के नहीं आता है, ऊपर का डायमेंशन और नीचे का डायमेंशन कैंसिल होगा। सो अल्फा इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट स्टूडेंट्स। इसका कोई डायमेंशन नहीं है इस कांस्टेंट का, ये वाला कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा इसे ना लिख के आप ऐसे लिख लो, अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई के ई स्क्वायर बाई CH is a dimensionless constant called, मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं लेकिन अगर दिखाई ना दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल ही तो रहा हूं ना। is a dimensionless constant called fine structure constant। fine structure constant, fine structure constant, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। और इसका वैल्यू जो आता है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू जो आता है थोड़ा ध्यान देंगे कहां पे लिखें, ये वाला रब कर देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया ना स्टूडेंट्स? तो इसका वैल्यू देखते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का। 2 तो 2 रहेगा, पाई होगा 22/7, k is 9 multiplied by 10 to the power 9, 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 square, e के जगह पे लिखा। c तो 3 multiplied by 10 to the power 8, h is Planck's constant, so 6.63 multiplied by 10 to the power minus 34। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1/137, ठीक है, 1/137। यानी कि स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन क्या आया फॉर हाइड्रोजन एटम? फॉर हाइड्रोजन एटम ध्यान देना स्टूडेंट्स, आया 1/137 मल्टीप्लाइड बाई C/N, ठीक है ना। सो फॉर इनर मोस्ट ऑर्बिट, फॉर इनर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे अंदर वाला ऑर्बिट, फॉर इनर मोस्ट ऑर्बिट स्टूडेंट्स n क्या होगा? 1, n1। So speed of electron क्या होगा in innermost orbit of hydrogen atom? It's C/137। Clear? Clear? Students,
अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का तो स्पीड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक स्पीड से घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है, तो स्पीड है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो ये तो इक्वेशन 1 था, ठीक है ना, ये तो इक्वेशन 1 था। सो ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो mv² इक्वल्स टू kz² बाई r, ठीक है ना, ठीक है। तो दोनों साइड से हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया हाफ ऑफ mv² इक्वल्स टू, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा kz² बाई 2r, और हाफ ऑफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ऑफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी को k डॉट ई लिख लेता हूं, इज इक्वल्स टू k, ये क्या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला k है, ठीक है ना। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के फील्ड में है, यस और नो, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के फील्ड में है, दोनों के बीच में दूरी तो इनफाइनाइट नहीं है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ टू चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था स्टूडेंट्स? सिस्टम ऑफ टू चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? k q1 q2 बाई सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, यही तो था ना। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। कैसे लिखे? p डॉट ई लिख लेता हूं, p डॉट ई इक्वल्स टू k q1 q2 बाई डिस्टेंस ना। सो q1 न्यूक्लियस का चार्ज, q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त चार्ज विद साइन बिठाना पड़ता है, विद साइन पढ़ाया ना मैंने। बाय सेपरेशन, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। इक्वल्स टू -k Z² बाई r, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी क्या हो गया? फॉर टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको E से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। सो इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। सो काइनेटिक एनर्जी के जगह पे काइनेटिक एनर्जी बिठाता हूं k Z² बाई 2r, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी -k Z² बाई r, ठीक है ना। तो k Z² बाई r को कॉमन ले लो, तो आएगा, यहां से आएगा हाफ, और ये तो पूरा सेम टू सेम ही है, k Z² तो पूरा कॉमन हो गया इससे, तो हाफ -1, समझ में आ रहा है ना। यहां से आएगा हाफ -1, हाफ -1 क्या होगा? -हाफ, तो -हाफ। सो ये हो गया टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, आर के जगह पे आर का एक्सप्रेशन बिठाते हैं, ये है ना आर का एक्सप्रेशन, रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स, ठीक है ना। तो आर के जगह पे आर बिठाते हैं, कहां पे लिखे, कहां पे लिखे? इसका काम तो हो गया, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है ना।
ध्यान देना स्टूडेंट्स, आर की जगह पे आर बिठाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिखता है En, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब यहाँ हाइड्रोजन एटम बोल देंगे तो Z की जगह पे क्या बैठाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1। सो माइनस के, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो n, Z स्क्वायर बाय 2s r, और 2s r, सॉरी r की जगह पे तो बिठाना है ना, बाय 2s r, r की जगह पे ये बिठाएंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 है ना, सो 2 कैंसिल, ठीक है। नेगेटिव साइन रहेगा, इसको थोड़ा रब कर लेता हूं, ठीक है। सो 2 कैंसिल, एक 2 रहेगा, ये ऊपर आ गया, 2 पाई स्क्वायर भी ऊपर आ जाएगा, m रहेगा, k हो गया k स्क्वायर, z हो गया z स्क्वायर, e स्क्वायर हो गया e टू दी पावर 4, ठीक है। और नीचे क्या रह गया, n स्क्वायर h स्क्वायर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम कितना होता है स्टूडेंट्स? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम क्या था स्टूडेंट्स? 2s पाई स्क्वायर mk z स्क्वायर e टू द पावर 4। 2s पाई स्क्वायर mk स्क्वायर होगा ना, 2s पाई स्क्वायर mk स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये एक ऑर्बिट और ये एक ऑर्बिट। इसका ऑर्बिट नंबर मान लेते हैं n1, ठीक है ना, लोअर एनर्जी स्टेट, और ये एक हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट है, इसका नाम दे देते हैं n2, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, बोथ आर ऑब्वियसली स्टेबल ऑर्बिट्स और यू कैन से परमिसिबल ऑर्बिट्स, ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां तक हुआ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां हुआ। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू बोर, जो दो ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो दोनों एनर्जी स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है ना, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, यहाँ का एनर्जी माइनस यहाँ का एनर्जी करने से जो एनर्जी आएगा, उस एनर्जी का क्या रिलीज होता है स्टूडेंट्स? फोटोन। एंड वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu। समझ में आया होगा एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, h nu, ठीक है। सो आई रिपीट, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम दिस टू दिस, तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, उस एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है। यस और नो स्टूडेंट्स? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। आपको जस्ट ये याद रखना है कि n2 हायर एनर्जी स्टेट का ऑर्बिट नंबर है और n1 लोअर एनर्जी स्टेट का ऑर्बिट नंबर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ध्यान दीजिए, h nu। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर हाइड्रोजन एटम बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या हाइड्रोजन एटम, तो z का वैल्यू क्या होगा? 1। ये तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन एटम बोलेंगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो z को यहीं पे हटा देने से होगा, ठीक है ना। z के जगह पे 1 स्क्वायर इज 1, तो ना लिखने से भी होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट En2 माइनस En1, तो यहाँ पे एक बार n2 बिठाएंगे और यहाँ पे एक बार n1 बिठाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी चीज को कांस्टेंट ले लेते हैं, दिस माइनस दिस, सो माइनस 2i पाई स्क्वायर mk स्क्वायर e टू द पावर 4
बाय एच स्क्वायर, n2 माइनस n1 ना, तो यहाँ पे n स्क्वायर नीचे, तो होगा 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं। इम्प्लाइज, ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू h यहाँ पे आ जाएगा माइनस ट्वाइस, माइनस को हम लोग अंदर घुसा देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर घुसा देंगे, सो ट्वाइस पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाय h नीचे आएगा, h मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर हो गया h क्यूब। ठीक है, नेगेटिव साइन को अंदर घुसाया, ये हो जाएगा 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। आपको जस्ट ये बात याद रखना स्टूडेंट्स कि n2 जो है हायर एनर्जी स्टेट का ऑर्बिट नंबर है और n1 लोअर एनर्जी स्टेट का ऑर्बिट नंबर। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ध्यान दीजिए, दोनों और c से डिवाइड कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है ना, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो न्यू बाई c क्या होगा स्टूडेंट्स? न्यू बाई c क्या होगा? 1 बाई लैम्डा। ठीक है ना, एंड 1 बाई लैम्डा, तो यहां पे आप 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू लिख सकते हो ऐसे, एंड 1 बाई लैम्डा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ही लिख लेता हूं, इस स्टेप में भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं 1 बाई लैम्डा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। एंड 1 बाई लैम्डा, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स वेव नंबर। दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, इसको कहा जाता है वेव नंबर। क्या है ये? वेव नंबर, विच इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना, इट इज इक्वल्स टू, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना स्टूडेंट्स? न्यू बाई सी के जगह पे 1 बाई लैम्डा लिखा, एंड 1 बाई लैम्डा इज वेव नंबर। ये क्लास 11 में पढ़ा जाता है, इट्स वेव नंबर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू, ये तो एक कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, 2 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, e तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 है, c इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये सब पूरा कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे r। ठीक है, इसको रीडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा शायद, तो इसको कहा जाता है रीडबर्ग कांस्टेंट। 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, r इक्वल्स टू क्या था? ये था ना r, ट्वाइस पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई सी एच क्यूब। ये सब आप कुछ बिठाओगे तो आपको मिलेगा 1.0973 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है ना, ठीक है ना। और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स 1.0109 है ना, तो इसको आप 1.1 लिख सकते हो, इसको आप 1.1 लिख सकते हो। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रीडबर्ग्स कांस्टेंट, रीडबर्ग्स कांस्टेंट, और इस फॉर्मूला को कहा जाता है रीडबर्ग फॉर्मूला, रीडबर्ग फॉर्मूला, RYDBERG, रीडबर्ग फॉर्मूला। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। स्टूडेंट्स अभी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिफरेंट सीरीज देखेंगे, डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज देखेंगे। ठीक है ना, सो ध्यान देना स्टूडेंट्स। एक बार हम लोग रीडबर्ग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था रीडबर्ग फॉर्मूला? 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू वेव नंबर equals to Rydberg's constant 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट ये मान लेते हैं डिफरेंट परमिसिबल ऑर्बिट्स है। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1, इसका n का वैल्यू है 2, इसका n का वैल्यू है 3, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 6। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो नंबर 1, सबसे पहला स्पेक्ट्रल सीरीज लीमैन सीरीज, लीमैन सीरीज। ठीक है ना स्टूडेंट्स।
तो अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 1 में होता है, हायर ऑर्बिट से 1, हायर ऑर्बिट से 1, हायर ऑर्बिट से 1, हायर ऑर्बिट से 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। हायर ऑर्बिट से 1 मतलब N1 इक्वल्स टू 1। N1 क्या था? लोअर एनर्जी स्टेट का ऑर्बिट नंबर, सो N1 हो गया 1। और N2 मतलब हायर ऑर्बिट, हायर एनर्जी स्टेट, जहां से ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। सो N2 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? 2, 3, 4, 5। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, इसको कहा जाता है लीमैन सीरीज। इस स्पेक्ट्रल सीरीज को कहा जाता है लीमैन सीरीज, ठीक है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/λ इक्वल्स टू वेव नंबर इक्वल्स टू R। N1 के जगह पे आप N1 बिठा दो, ठीक है ना? 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/N2 स्क्वायर। और N2 क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा कोई भी हायर एनर्जी स्टेट से N इक्वल्स टू 1 में। समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? ध्यान देना है, अभी थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन लीमैन सीरीज अगर मैं आपको पूछूं कौन सा ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे कम रिलीज होगा? कौन सा ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे कम रिलीज होगा? आप बोलोगे वेरी इजी, N इक्वल्स टू 2 से N इक्वल्स टू 1, ठीक है ना? मतलब जब यहां पे आप क्या बिठाओगे? 2, यहां से यहां तक सबसे कम एनर्जी रिलीज होगा, सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। तो सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एनर्जी, फोटोन का एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कौन सा ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा? यहां से यहां। आपने लीमैन बोला, लीमैन बोलते ही N1 इक्वल्स टू 1 फिक्स्ड हो गया, N1 इक्वल्स टू 1 फिक्स्ड हो गया। और सबसे कम एनर्जी बोला तो N2 हो गया 2 से 1, ठीक है? तो सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी मतलब स्टूडेंट्स, सबसे कम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी सबसे कम मतलब वेवलेंथ सबसे लॉन्ग, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ध्यान से सुनना है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम, आप बोलोगे यहां से यहां, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा यहां से यहां, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम मतलब वेवलेंथ सबसे, फ्रीक्वेंसी सबसे कम मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है। अभी अगर मैं आपको बोलूं लीमैन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, निकालिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आप देखोगे वेवलेंथ सबसे लॉन्ग मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम मतलब एनर्जी सबसे कम। तो एनर्जी सबसे कम किसमें होगा? इसमें से इसमें, दिस टू दिस, N2 इक्वल्स टू 2, N1 इक्वल्स टू 1। लीमैन बोला तो N1 तो 1 होगा, ठीक है? तो इस ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे लॉन्ग। सेकेंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और कौन सा? लीमैन। तो लीमैन बोला मतलब N1 इक्वल्स टू 1, और सेकेंड लॉन्गेस्ट, ठीक है ना? सेकेंड लॉन्गेस्ट तो N2 इक्वल्स टू क्या होगा? 3। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट नंबर 2, बाल्मर सीरीज। एक बात बोलना भूल गया था स्टूडेंट्स, ये जो लीमैन सीरीज है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरता है। कौन सा रीजन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरता है, ठीक है ना? ठीक है ना? यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा, ठीक है ना, वो कौन सा रीजन में गिरेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अल्ट्रावायलेट रीजन। नेक्स्ट बाल्मर सीरीज स्टूडेंट्स, बाल्मर सीरीज। बाल्मर में हायर ऑर्बिट से N इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन होगा।
ठीक है ना, ये हो गया लीमैन, ये हो गया बल्मर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो N1 कौन सा, लोअर एनर्जी स्टेट कौन सा, 2, और N2 कोई भी हायर एनर्जी स्टेट, 3, 4, 5, 6। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? इस स्पेक्ट्रल सीरीज को कहा जाता है बल्मर सीरीज। क्या कहा जाता है? बल्मर सीरीज। ठीक है ना स्टूडेंट? अभी आपको बोलूंगा मैं बल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो आप बिठाओगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, आप बिठाओगे N1 के जगह पे 2 और N2 के जगह पे 3। सबसे कम एनर्जी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम एनर्जी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? बल्मर बोलते N1 क्या हो गया, फिक्स्ड 2, और N2 कोई भी हायर एनर्जी स्टेट। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सिमिलरली पश्चिन, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, पश्चिन ही होगा शायद, पश्चिन। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको अभी आता होगा स्टूडेंट्स, आ गया होगा N1 = 3। अच्छा, और एक चीज बार बार भूल जा रहा हूँ, बल्मर सीरीज स्टूडेंट्स विजिबल रीजन में गिरता है, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। ठीक है? नेक्स्ट पश्चिन सीरीज, तो N1 होगा 3, ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू N1 = 3। N1 हो गया 3, N2 हो गया 4, 5, 6। समझ में आया स्टूडेंट? आया? नेक्स्ट नंबर 4, ब्रैकेट। डबल टी था शायद स्टूडेंट्स, अबे डबल टी था शायद, ब्रैकेट। ठीक है ना? ब्रैकेट सीरीज। तो इसमें N1 = होता है 4 और N2 = 5, 6। ठीक है? मतलब ऐसे। ठीक है? नेक्स्ट फंड, फंड। इसमें N1 है 5, N2 है 6, 7। Clear students? So these are different spectral series of hydrogen spectrum. ठीक है? These are different spectral series of hydrogen spectrum. ठीक है? और पश्चिम, ब्रैकेट, फन, ये सब कौन सा रीजन में गिरता है? ये तीनों कौन सा रीजन में गिरता है स्टूडेंट्स? इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन, ये आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी निकालते स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा स्टूडेंट्स? -2π² mk² e⁴ बाय फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो n के जगह पे 1, तो क्या रहेगा? h²। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालते हैं कौन सा एटम में? हाइड्रोजन एटम में। सो 2 के जगह पे क्या रहेगा? 2। ठीक है ना? पाई इज 22/7 विच इज 3.14²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31। K is 1/4πε0 which is 9 multiplied by 10⁻⁹². E is 1.6 multiplied by 10⁻⁻19². H is Planck's constant 6.63 multiplied by 10⁻⁴²। ठीक है ना? तो ये सब कुछ ऐसे में बिठाया तो एनर्जी किस में आया स्टूडेंट्स? जूल में आया। किस में आया? जूल में आया। ठीक है ना? ध्यान देना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल। तो जूल हो गया कैंसिल।
अभी ये किस में आ गया स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू को स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है ना। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये है E1, दिस इज E1 राइट, दिस इज E1, तो ध्यान देना है। तो n स्क्वायर छोड़ के बाकी सब क्या है बेसिकली? E1, यही तो E1 है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और जिसका वैल्यू क्या निकल के आया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो En क्या होगा? माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आप किसी भी ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम का किसी भी ऑर्बिट में आप एनर्जी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। ठीक है यहां तक। इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। सो E1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और E1 कितना? E1 तो सॉरी ये था डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो E1 कितना? E1 तो हम लोगों ने निकाला हुआ है। E1 मतलब इन फर्स्ट ऑर्बिट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 क्या होगा? माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर ना, तो होगा 2 स्क्वायर, ठीक है। देन E3 क्या होगा? माइनस 13.6 बाई 3 स्क्वायर। E4 माइनस 13.6 बाई 4 स्क्वायर। E5 माइनस 13.6 बाई 5 स्क्वायर। ऐसे आप निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये एनर्जीज हम लोग निकाल लेते हैं। सो 13.6 बाई 2 स्क्वायर 4 यानी कि 3.4, ठीक है। देन 13.6 बाई 9 1.51, देन 13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर यानी कि 16, 0.85, then 13.6 divided by 25, 0.54, और इन सिक्स्थ ऑर्बिट पे निकाल लेते हैं 13.6 बाई 6 स्क्वायर, सो 36, 0.37, ठीक है ना स्टूडेंट्स यहां तक। स्टूडेंट्स इस डायग्राम को कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इजी है। ये है एनर्जी एक्सिस, ठीक है, और ये है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट नंबर्स का एनर्जी स्टेट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पहला ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, उसके बाद जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी। पहला ऑर्बिट में माइनस 13.6 पता है स्टूडेंट्स हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, पहला ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड ऑर्बिट में माइनस 3.4, थर्ड में माइनस 1.51, लाइक दैट। समझ में आया स्टूडेंट्स? और ऑब्वियसली इन्फिनिटी अगर बिठाऊंगा तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी बिठाऊंगा तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है टू n इक्वल्स टू 1, देन दिस इज कॉल्ड लीमैन सीरीज। ये हम लोग को पता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा, वो कौन सा रीजन में गिरेगा स्टूडेंट्स? यूवी, ठीक है। देन हायर से अगर n इक्वल्स टू 2 में आता है देन इट इज बल्मर, ठीक है ना। ये विजिबल रीजन। हायर से 3, क्वेश्चन, हायर से 4,
ब्रैकेट, हायर से 5 फंट, और ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में गिरता है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एंड ऑल दीज आर एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। दिस इज ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल दीज आर एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? n इक्वल्स टू 2, सेकेंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस, फिफ्थ दिस, सिक्स दिस, लाइक दिस। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दीज आर एक्साइटेड स्टेट्स। n इक्वल्स टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n इक्वल्स टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर स्टूडेंट्स? आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दिया जाए, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जंप कर सकता है, ठीक है। उस एनर्जी को कहा जाता है एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एक्साइटेशन एनर्जी। तो अगर मैं आपको पूछूं फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा? फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो स्टूडेंट्स आंसर इज कितना एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 से, मतलब ग्राउंड स्टेट से फास्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। कितना एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फास्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, दैट इज फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर मैं आपको पूछूं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो कितना एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, दैट इज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, क्या होगा? यहां का एनर्जी माइनस यहां का एनर्जी, यहां का एनर्जी माइनस यहां का एनर्जी, ठीक है ना। सो दिस माइनस दिस माइनस दिस, जो आएगा वो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट, अगर मैं आपको पूछूं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जंप मारना है? ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां का एनर्जी माइनस यहां का एनर्जी, सो दिस माइनस दिस। नेक्स्ट, और एक है स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से पूरा निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा मतलब कहां पे जाएगा स्टूडेंट्स? n इक्वल्स टू इंफिनिटी, ग्राउंड से n इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना है, ठीक है ना, निकाल लेना है एटम से। तो यहां से यहां ग्राउंड से n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो क्या होगा? n इक्वल्स टू इंफिनिटी में क्या होगा स्टूडेंट्स? एनर्जी यहां पे इंफिनिटी बिठा दोगे आप, क्या आएगा एनर्जी? 0। तो 0 माइनस दिस, 0 माइनस दिस, 0 माइनस यहां पे कितना है? माइनस 13.6। तो 0 माइनस ऑफ माइनस 13.6 यानी कि 13.6। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन को दिया जाए, वो ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट निकल जाएगा, एटम से ही निकल जाएगा, और उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स?